मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफर मिलता है और वो उस ऑफर को प्राप्त करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जब अपना इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी हुई थी, तभी उसके पास एक चपरासी आता है और आकर कहता है कि मैडम आप चाय लेंगी या कॉफी लेंगी। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और देखकर कहती है कि तुम्हें क्या चीज पसंद है, चाय पीते हो या कॉफी पीते हो, या जो चीज अच्छी बनाते हो वो मेरे लिए भी ले आओ। वो कहता है कि मैडम आपको जो पसंद है आप मुझे बताए, मैं कोशिश करूंगा कि उसे अच्छे से बना के लेके आऊं। वो कहती है कि चाय लेके आना, लेकिन थोड़ी कड़क लेके आना, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या क्या तरीके सवाल पूछे जाएंगे। वो चपरासी जाता है। कुछ देर के बाद जब चाय लेकर आता है, मैडम को देता है। मैडम चाय पी रही थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी बारी का नंबर आने वाला था, चाय खत्म होती है और वो बैठे बैठे उसी चेयर पे सो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता। कई घंटे बीत जाते हैं। लगभग 12-15 घंटे बाद उस लड़की को होश आता है और जब होश आता है तो वो एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें जो खुल रही थी तो देख रही थी कि सामने एक बुजुर्ग सा व्यक्ति है। उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था और वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ, उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो विरोध कर सके। उसके जुबान में इतनी जान नहीं बची थी क्योंकि वो आवाज निकाल सके, क्योंकि उसको चाय के अंदर कुछ ऐसी चीज मिला के दी गई थी जिससे उसके शरीर की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी। वो बुजुर्ग आदमी वहां से जाता है। कुछ देर के बाद एक और व्यक्ति आता है, वो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा आता है। इस तरह से लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला चल रहा था। 15 लोगों तक तो उसने गिनती की, लेकिन उसके बाद उसने गिनती करना भी वो भूल जाती है। जब उसे पूरी तरह से होश आता है तब वो पानी मांगती है, पानी नहीं मिलता। खाना मांगती है, खाना नहीं मिलता। वो कहती है कम से कम तन ढकने के लिए कपड़े तो दे दो, लेकिन कपड़े भी नहीं मिलते। मिलती है तो उसको मार मिलती है। जब उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, वे वजह जो भी वो मुंह खोलती थी उसी बात पर वो पिटती थी। अब यहाँ से निकलने की उसने तमाम कोशिश की, लेकिन 24 घंटे किसी ना किसी की उस पर नजर रहती थी। जब वो यहाँ से बाहर जाती है तो इस बात की गूंज पूरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ही नहीं बल्कि उससे लगने वाले जितने भी प्रदेश होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। यही नहीं, जिस प्रदेश की वो लड़की होती है उस प्रदेश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी मजबूरी का इस तरह से फायदा उठाया। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, मैं विजेता सिंह स्वागत करती हूँ आपके ही अपने YouTube चैनल रियल लाइफ क्रॉनिकल्स में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। एक थाना लगता है कमला मार्केट और इसी कमला मार्केट का एक इलाका है GB रोड। इसी का एक कोटा है, कोटा नंबर 68 नंबर। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति निकलकर अपने आवास की तरफ जा रहा था, जो कि दिल्ली के करोल बाग में रह रहा था। वो वहां से एक फोन मिलाता है और फोन मिलाकर कहता है कि हेलो, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम रानी के भाई बात कर रहे हो? वो लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, मैं रानी का भाई बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन GB रोड के कोठा नंबर 68 के अंदर है। तुम्हारी बहन ने ये मैसेज भेजा है। वो पूछता है कि तुम कैसे जानते हो? वो कह रहा था कि मैं लगभग 3-4 बार से उनसे मिलके आया हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो व्यक्ति इतना कहने के बाद अपना फोन काट देता है। उसने फोन किया था अगस्त 2019 के प्रथम सप्ताह में, और जैसे ही वो लड़का अपनी बहन के बारे में बातें सुन रहा था, रोते हुए गिड़गिड़ाते अपने माँ बाप के पास पहुँचता है और वो कहता है कि बहन की खबर मिली है, बस मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाने की अनुमति दे दो। वो लड़का सीधा यहाँ से दिल्ली जाता है। दिल्ली जाने के बाद जिस नंबर से फोन किया गया था
उसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मुझसे मुलाकात कर लीजिए। करोल बाग में रहने वाला व्यक्ति उसे अपने पास बुलाता है। अपने पास बुलवाने के बाद उसे जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति भी जो फोन किया था वो कलकत्ता का ही रहने वाला है, और जो भाई आया है वो भी कलकत्ता का रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ से सीधा बातचीत करते हैं, और बातचीत क्योंकि उन्होंने अच्छे से बंगला भाषा जो आती थी, बातचीत करने के बाद वो कहता है कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाना, ऐसा ना हो तुम्हारी बहन की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। भाई बहुत देर तक सोचता रहता है। सोचने के बाद विचार करता है कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। अब यहाँ से सीधा जाता है कोठा नंबर 68 में। 68 में जाने के बाद वहाँ पर लड़कियाँ थी, महिलाएं थी जो सिर्फ वेश्यावृत्ति का काम करती थी, जो धंधा करती थी। उन्हें लड़कियों के पास जाने से पहले उसे एक मैनेजर के पास जाना होता है, और मैनेजर से जाकर कहता है कि मुझे किसी से मिलना है, मुलाकात करनी है, मुझे भी किसी के साथ वक्त बिताना है। क्योंकि जो सोचकर वो आया था यहाँ, अगर वो अपने मन की सारी बात बता देता तो शायद बहन को भी खतरा होता और उसके लिए भी खतरा होता। एक एक लड़कियां लाई जा रही थी, लेकिन हर लड़की को वो लगातार रिजेक्ट कर रहा था। जब रिजेक्ट कर रहा था तभी उस महिला ने कहा कि जो एक नई लड़की है, अभी 2-2.5 महीने पहले जो आई है, रानी उससे मुलाकात करा दो। तो पीछे से आवाज आती है कि मैडम उसकी तो बहुत डिमांड है, वो लड़की तो पहले से ही एक ग्राहक के साथ है, जब वो खाली होगी तो उसके बाद मुलाकात हो सकती है। लड़का कहता है कि अगर ऐसी ही बातें जिसकी डिमांड ज्यादा है तो मैं उसके लिए इंतजार कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो बैठकर इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ की जो मैनेजर होती है वो कहती है कि उसके ज्यादा रेट लगेंगे, अगर उसका इंतजार करना है तो तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उसी का इंतजार करूंगा जब वो खाली होगी। उसका दरवाजा खुलता है, एक ग्राहक बाहर निकलता है, और बहन जब बाहर निकल के आती है, बहन और भाई की जब आपस में आमना सामना होता है तो बहन उसे देखकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, आंखों ही आंखों में शर्माने की कोशिश कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि बहन करे तो क्या करे, भाई करे तो क्या करे। भाई ने तुरंत उसे देखते कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए। वो लड़की सीधा अपने कमरे में वापस जाती है, और जैसी अंदर जाती है वो लड़का उसके साथ ही चला जाता है। बहन और भाई जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से गले लगकर जब रो रहे थे तो फूट फूट के ये आवाज बाहर तक ना जाए, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का मुंह भी बंद कर दिया, ताकि ये आवाज अगर बाहर चली गई तो शायद उनके लिए खतरा हो सकता है। वो एक निर्धारित समय सीमा जो होती है कोठे के अंदर जाने की, उस समय सीमा से वो ज्यादा देर तक रुकने लगता है। तभी दरवाजा बार बार खटखटाया जा रहा था कि तुम यदि बाहर नहीं निकले तो सही नहीं होगा, बाहर निकलो, तुम क्या कर रहे हो। वो लोगों से कहता है कि क्या बात है। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो समय सीमा है वो खत्म हो चुकी है, अगर 5 मिनट से ज्यादा का समय और लिया तो तुम्हारा फिर डबल चार्ज लग जाएगा, यानी कि जितने रुपए तुमने दिए हैं उससे तुम्हें ज्यादा देने पड़ेंगे। लड़का कहता है ठीक है, मैं इससे ज्यादा रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ वक्त और बिताना है। बहन अपनी कहानी सुनाना जब शुरू करती है तो भाई भी रोने लगता है और बहन भी रोने लगती है। दरअसल वो बताती है कि कलकत्ता की मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम कर रही थी, उसी कंपनी में उसकी एक जो दोस्त बनती है, ज्योत्सना, और जब ज्योत्सना से वो दोस्ती कर बैठती है तो ज्योत्सना उसके सामने आके एक दिन रोने लगती है। कहती है कि मैं बहुत अभागी हूँ, आज मुझे एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है, लेकिन मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग मुझे उस नौकरी के लिए जाने नहीं देना चाहते। आखिरकार करूं तो क्या करूं। रानी जब उसकी बात सुन रही थी, वो कह रही थी कि यहाँ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, तो बता रही थी लगभग 35 या 40 हजार रुपए के आसपास मिलते हैं, लेकिन दिल्ली से जो मुझे ऑफर आया है उसमें लगभग 1 लाख रुपए तो शुरुआत है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे भी बढ़ने लगेंगे। रानी जब ज्योत्सना की बात सुन रही थी तो ज्योत्सना की बात सुनने के बाद उसे लगा कि क्या वह नौकरी मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी को भी कम पैसे मिल रहे थे। तभी ज्योति ने कहा कि ठीक है,
इस ऑफर को तुम प्राप्त कर लो और मैं कभी फिर और देखूंगी। परिवार को मनाने की कोशिश करूंगी क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। जब वो घर से खाना लाते थे, साथ खाते थे, कुछ चाय पीनी हो, कॉफी पीनी हो या बाहर घूमना हो तो ज्योत्सना रानी दोनों एक साथ रहते थे। तभी वो जो दिल्ली की नौकरी का ऑफर था, उस दिल्ली की नौकरी के ऑफर के लिए उसने कहा कि 10 जून 2019 को दिल्ली की फला जगह पर इंटरव्यू है और इसके लिए अमर तुम्हें दिल्ली लेकर चला जाएगा। तुम उसके साथ चले जाना। जब वह दिल्ली जाती है तो वहां जाने के बाद उसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होने के बाद वह पहली बार इस कोटे पर आती है और इसको ये जानकारी नहीं थी कि वह बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। 10 जून को वो उसी रात लगभग ये 11 जून से उसकी शुरुआत होती है। पहले दिन 1520 लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है और हर दिन क्योंकि सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, इसलिए ज्यादातर ग्राहक जब उसको देखते थे तो उसी की ही डिमांड किया करते थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ से कैसे निकले। जब वो खाना मांगती थी तो उसको पिटाई होती थी, साथ ही जब उसे होश आता था वो चिल्लाने की कोशिश करती थी, चीखने की कोशिश करती थी तो उसे नशा देकर, कोई ऐसा इंजेक्शन देकर उसे उत्तेजित किया जाता था ताकि वो उत्तेजित हो तो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, शोर मचाने के लिए नहीं। अब ये लगातार उसके साथ सिलसिला चलता रहता है। उस पर लोगों की नजर थी, उसके कोठे वालों की नजर थी ताकि यहाँ से ये भाग ना जाए। वो ही एक ऐसी लड़की थी जो इस कोटे से बाहर जाने बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है। तभी एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला था। उसके पास आने के बाद उससे बातचीत करता है और रानी ने उसको और ग्राहकों से कहीं ज्यादा उसको तवज्जो दी, उससे ज्यादा बातचीत करनी शुरू की, इसलिए उस ग्राहक की आदत बन जाती है। जब भी उसे मौका मिल रहा था तभी वो उसके पास आता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब 3-4 बार लगातार वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आते हैं तभी रानी ने उस व्यक्ति से डिमांड की कि क्या तुम मेरे भाई को फोन कर सकते हो। और जैसे ही फोन की बात की कहती है कि मेरे भाई को फोन कर दो ताकि शायद मेरे निकलने का यहाँ से चांस बन जाएगा। तभी वो लड़का कहता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पकड़ती है, कहती है कि सिर्फ एक बार मेरे भाई को फोन कर दो, हो सकता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। उसने जो वादा किया था वादा निभा दिया। अब भाई ने पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद यहाँ से सीधा बाहर जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। यदि पुलिस इन लोगों से मिली हुई तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए उसके लिए कलकत्ता से आए लड़के के लिए दिल्ली वो शहर, कमला मार्केट, बिल्कुल जो थाना था, बिल्कुल अनजान था। उसका यहाँ पर कोई मिलने वाला नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था करे तो क्या करे। अगले दिन फिर ग्राहक बन के जाता है और डिमांड करता है कि मुझे रानी से ही मिलना है। रानी के पास जाता है, रानी से जाकर पूछता है कि रानी हमें क्या करना चाहिए। समझ में नहीं आता तब वो एक नाम बताती है, कहती है कि तुम्हें महिला आयोग के पास जाना चाहिए। वहाँ की एक अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उससे मुलाकात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद कर दे। उस लड़के ने दूसरी मुलाकात के बाद अपनी बहन से जब पूरी जानकारी ली यहाँ से निकलता है, क्योंकि ये लोग अक्सर इन कोठों पर आते रहते हैं और इन महिलाओं की हिफाजत के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से सुन लिया था कि स्वाति मालीवाल उसकी बहुत मदद कर सकती है। यहाँ से वो सीधा निकल के जाता है दिल्ली महिला आयोग में और वहाँ जाने के बाद उसको एक DCW जाने की, दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन, उसकी एक सदस्य मिलती है, मेंबर मिलती है। इसका नाम सारिका नेगी होता है। सारिका नेगी को वो लड़का अपनी बहन रानी की पूरी कहानी बयां करता है। दरअसल यहाँ सारे नाम काल्पनिक है, असली नाम हम उसका ले नहीं सकते। जब सारिका नेगी के पास जाता है और जाने के बाद पूरी कहानी बयां करता है कि उसकी बहन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसको एक अच्छा ऑफर दिया गया था कि तुम दिल्ली आओगी तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी।
इसलिए जब वो यहाँ आती है तो उसको सीधा कोठे पे पहुंचा दिया जाता है। 2-2.5 महीने से लगातार उसका शोषण हो रहा है उसके साथ, यानी कितने लोग गंदा कृत्य करते हैं। तभी वो कहती है कि मैं अपनी जो अध्यक्ष है उनसे बातचीत करती हूँ। तभी सारिका नेगी ने स्वाति मालीवाल से बातचीत की और मालीवाल से कहा कि ऐसे ऐसे मसला है, जो भाई है वो मेरे पास बैठा हुआ है, अपनी बहन से सीधा कोठे पर मिलके आया है, उससे बातचीत करके आया है, इसलिए इस बात कोई झूठ नहीं है, इसकी मदद करनी चाहिए। जब स्वाति मालीवाल ने पूरी कहानी सुनने के बाद सीधा वो डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मनदीप सिंह रंधावा को फोन करती है। उनसे कहती है कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए, एक जीबी रोड पर कोटा है, वहां पर रेड डालनी है क्योंकि एक लड़की है जो कई महीने से फंसी हुई है, उसके साथ काफी समय से गंदा घिनौना काम हो रहा है, उसे नौकरी के बहाने से कलकत्ता से दिल्ली बुलाकर लाया गया है। ये मनदीप सिंह रंधावा जब जो पूरी कहानी सुनाता है, उन्होंने कहा कि ठीक है, एक डेट निश्चित कर लेते हैं, और वो डेट निश्चित हुई थी 9 अगस्त 2019 को, और 2019 को ये जो 9 अगस्त की डेट थी, तीसरी बार भी भाई ग्राहक बन के जाता है और उससे ये कहा जाता है कि जब तक टीम नहीं आएगी तब तक तुम उस कोठे के अंदर रहोगे, अपनी बहन के साथ रहोगे, ताकि हम जाकर आसानी से उन्हें पकड़ सके, तुम दोनों को बचा सके। ठीक वैसे ही होता है। सारिका नेगी, स्वाति मालीवाल, मनदीप सिंह रंधावा सहित कई ऑफिसर की टीम यहाँ पर जाती है, जो रेड डाली जाती है। रेड डालने के लिए उसी कोठे में जब जाते हैं, उसे दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा खुलता है तो दोनों बहन और भाई उस कोठे के अंदर मिल जाते हैं, और ये जब कहानी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो इसमें स्वाति मालीवाल ही नहीं बल्कि डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा और उसकी महिला आयोग की सदस्य सारिका नेगी की जमकर तारीफ की गई थी। वो व्यक्ति, लड़का जो था कलकत्ता का, वो अपनी बहन रानी को लेकर अपने घर चला जाता है, और फिर पुलिस वालों की ही नहीं, महिला आयोग दिल्ली की भी जमकर तारीफ की गई थी, और ये मीडिया ने उस चीज को बड़ी खूबसूरती से लिखा था कि एक भाई ने अपनी बहन को जीबी रोड से किस खूबसूरती से निकाला कि उसको भी नुकसान नहीं हुआ और दूसरे लोगों को भी नुकसान नहीं हुआ। साथ ही जब इस कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, तो धारा 370, 376 के तहत ये एफआईआर दर्ज की जाती है, और जो इस कोठे की मैनेजर होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बाकी जो इस टीम में शामिल थे, जिन जिन लोगों ने इस महिला को जीबी रोड के उस कोठे पर पहुंचाया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर वहां भी दर्ज की गई थी क्योंकि ये लड़की अपने घर से ये कह के निकली थी कि मुझे दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिली है। 8 जून 2019 को वो निकली थी, और 10 जून 2019 को जब उसका मोबाइल फोन बंद हो चुका था, तो घर वालों ने उसकी कलकत्ता के अंदर ही गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको बताना है, जताना है कि यदि आपको ज्यादा बड़े ऑफर मिले तो उसका क्रॉस वेरीफाई जरूर कर ले। ऐसा ना हो कि आपको ज्यादा ऑफर मिल रहा है और उसके बदले में कहीं आपकी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए ऑफर को सोच समझ के ले। इस कहानी में वैसे ही होता है। इस लड़की को मल्टीनेशनल कंपनी में 35-40 हजार रुपए की जॉब थी जो कर रही थी, लेकिन इससे लाख रुपए से ज्यादा का ऑफर मिलता है, इसलिए वो कलकत्ता छोड़कर अपना दिल्ली चली जाती है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और न्यूज को अच्छे से जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि कोई ज्यादा ऑफर के चक्कर में किसी मुसीबत में न पड़ जाए। चलिए मिलते हैं अगली खबर के साथ। राधे राधे दोस्तों।